हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1984 में रिलीज़ हुई वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक्सप्लेनेशन रोशन भाई के स्पेशल डिमांड पर किया जा रहा है। ये एक यूरोपियन अमेरिकन फिल्म है और क्राइम ड्रामा जॉनर की बेस्ट फिल्म मानी गई है। रॉबर्ट डिनीरो और जेम्स वुड्स जैसे दिग्गज कलाकारों ने इसमें अभिनय किया है। बाकी की बातें स्टोरी के बाद में करेंगे, फिलहाल स्टोरी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत 1933 में होती है, जब तीन गैंगस्टर्स नूडल्स नाम के आदमी को ढूंढते दिखाई देते हैं। नूडल्स के ना मिलने पर ये लोग उसकी गर्लफ्रेंड ईव को उसके होटल के कमरे में गोली मार देते हैं। इसके बाद ये तीनों लोग नूडल्स के एक दोस्त फैट मो के पास जाते हैं, जहाँ पर इन्होंने फैट मो को पहले से पकड़ कर रखा होता है। फैट मो पहले तो इन्हें कुछ भी नहीं बताता है, लेकिन काफ़ी बुरी तरह मार खाने के बाद उसकी फट जाती है और वो इनको एक चाइनीज़ थिएटर का नाम बताता है, जहाँ नूडल्स छुपा हुआ होता है। अब हम नूडल्स को देखते हैं, क्योंकि उस थिएटर में न्यूज़पेपर में अपने तीन माफिया दोस्तों पैट्रिक, मैक्स और स्टेन की तस्वीर देखता है, जो कि उसकी तरह ही गैंगस्टर्स होते हैं और अब मर चुके होते हैं। और इसके बाद वो अफीम लेते हुए मस्त हो जाता है। नूडल्स को अब ये पूरा किस्सा याद आने लगता है कि कैसे पुलिस ने उसके तीनों दोस्तों को मार दिया था और उन सबकी डेड बॉडीज़ उसके सामने रोड पर पड़ी हुई थी। पर इतनी ही देर में वो गैंगस्टर्स नूडल्स को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और नूडल्स को पीछे के रास्ते से भागना पड़ता है। नूडल्स यहाँ से भागकर फैटमो के पास पहुँचता है और यहाँ उनमें से एक गैंगस्टर को गोली मार देता है। नूडल्स इसके बाद ईव के पास जा रहा होता है, पर फैटमो उसे बताता है कि वहाँ जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे ये लोग जान से मार चुके हैं। नूडल्स को यहाँ पर लॉकर की चाबी मिलती है और नूडल्स लॉकर को खोलने जाता है। ये लॉकर रेलवे स्टेशन के लॉकर्स में से होता है, जिसमें नूडल्स और उसकी गैंग अपनी कमाई का 50% हिस्सा इसी लॉकर में ही रखते थे। पर यहाँ नूडल्स के साथ आज धोखा होता है और जब वो ब्रीफकेस खोलता है तो उसमें सिवाय अखबारों के कुछ नहीं मिलता है। अब ये कहानी 35 साल आगे जाती है और पहुँचती है 1968 में, जब नूडल्स आकर फैट मो से मिलता है, जो कि अब एक लोकल बार चला रहा होता है। नूडल्स फैट मुंह से कहता है कि मुझे मालूम चला है कि जूइश सेमेट्री रीलोकेट हो रही है। यहाँ नूडल्स के कहने का मतलब होता है कि उसके तीनों दोस्त मैक्स, स्टेन और पैट्रिक, जो कि यहूदी होते हैं, और उनकी कब्र कहीं और शिफ्ट करी जा रही है। वो कहता है कि उसके पास किसी रॉबर्ट विलियम्स नाम के शख्स ने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। फैटमो कहता है कि ऐसा लेटर तो मुझे भी आया था, पर मुझे किसी ने पर्सनली नहीं भेजा था। नूडल्स आज लगभग 30-35 सालों बाद फैटमो से मिलता है और फैटमो की हालत देखकर उसका शक दूर हो जाता है, क्योंकि वो अभी तक यही सोचता था कि उस ब्रीफकेस का सारा पैसा फैटमो ने निकाल लिया था। इस लॉकर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये लॉकर फैटमो का था और इसकी चाबी नूडल्स और उसके दोस्तों के पास रहती थी। नूडल्स को यहाँ फैटमो की बहन डेबरा की एक तस्वीर दिखती है और वो फैटमो से उसके बारे में पूछता है कि वो आजकल कहाँ है। फैटमो कहता है कि उसे नहीं पता और काफ़ी सालों से उससे उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। अब ये कहानी लगभग 47 साल पीछे 1921 में जाती है, जब नूडल्स एक बच्चा था और फैटमो की बहन डेबरा को पसंद करता था। वो चुपके से झाँक झाँक कर डेबरा का डांस देखा करता था और एक बार नूडल्स ने रास्ते में उससे बात करने की भी कोशिश करी थी, पर डेबरा ने उससे बात करने से मना कर दी थी। नूडल्स इस टाइम पर अपने तीन दोस्तों पैट्रिक, स्टेन और डोमिनिक के साथ मिलकर बग्जी नाम के लोकल माफिया के लिए काम करता था। कभी वो बक्सी के पैसे ना देने पर किसी न्यूज़पेपर स्टैंड में आग लगा देता और कभी रोड पर लूटमार करके भागता। एक बार ये लोग एक आदमी को लूटने की तैयारी में होते हैं, पर वहाँ पर मैक्स आकर उस आदमी को अपने साथ घोड़ा गाड़ी में बैठाल कर ले जाता है और उसकी जेब खाली कर देता है। लोग चाह कर भी मैक्स को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने पुलिस वाला होता है जिसको इन सब पर पहले से शक होता है। इस पुलिस वाले का नाम वाइटी होता है, जो कि बक्सी के साथ मिला होता है, और इसके थोड़े दिनों बाद मैक्स भी नूडल्स की टीम ज्वाइन कर लेता है। मैक्स और नूडल्स बक्सी से हटकर अपनी एक टीम बनाना चाहते हैं और मौके पर चौका तब लगता है जब वाइटी इनकी एक जान पहचान वाली प्रोस्टिट्यूट पैगी के साथ सेक्स करते मिल जाता है। ये लोग बिना मौका गवाए तुरंत उसकी फ़ोटो खींचते हैं और स्टेन उस फोटो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब नूडल्स और मैक्स वाइटी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये लोग वाइटी के ही पैसों पर पैगी के साथ एक एक करके सेक्स करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि जैसे तुम बक्सी की धांधली में आंखें बंद रखते हो, वैसे ही तुम्हें अब हमारे साथ भी करना होगा, नहीं तो हम तुम्हारी इज्जत सरेआम नीलाम करेंगे। इसके बाद ये लोग शहर में चोरियां करना शुरू कर देते हैं और वाइटी कोई भी एक्शन नहीं लेता है। इसके काफ़ी दिनों बाद शहर में यहूदियों का फेस्टिवल आता है और पूरा शहर उस फेस्टिवल को मनाने अपने घरों से निकल जाता है। पर नूडल्स डेबरा का पीछा करते करते उसके घर तक चला जाता है। डेबरा आज घर पर ही रहने का डिसीजन लेती है और अपने फादर और फैटमो से कहती है कि वो घर पर ही रहेगी
और यहीं पर रहकर प्रेयर करेगी। डेबरा अंदर जाते वक्त गेट को लॉक नहीं करती है और ये देखकर नूडल्स समझ जाता है कि उसने उसके लिए ही लॉक खुला छोड़ा है और वो घर के अंदर चला जाता है। यहाँ ये दोनों बातें करते हैं और आपस में किस करते हैं, पर तभी यहाँ पर मैक्स आकर नूडल्स को बाहर बुला लेता है। मैक्स नूडल्स से कहता है कि आज पूरा शहर खाली पड़ा है और आज हमारे पास बहुत ही बेहतरीन मौका है चोरी करने का। पर नूडल्स अभी भी डेबरा के पास वापस जाना चाहता है और इतनी देर में यहाँ बक्सी और उसके गुंडे आ जाते हैं और मैक्स और नूडल्स का मार मार कर कचुम्बड़ बना देते हैं और अपने धंधे से बाहर रहने की हिदायत देते हैं। नूडल्स भाई थोड़े बेशरम किस्म के होते हैं और वो इतनी मार खाने के बाद भी डेबरा के पास वापस जाते हैं, पर इस बार डेबरा गेट अंदर से लॉक कर लेती है और गेट नहीं खोलती है। इसके बाद नूडल्स और मैक्स की टीम बक्सी पर और भी ज़्यादा भड़के होते हैं और वो एक ड्रग डीलर के पास जाते हैं जिसके लिए बक्सी काम करता था। ये लोग यहाँ बक्सी की जगह लेना चाहते हैं। बक्सी इस ड्रग डीलर के अफीम और शराब के कंसाइनमेंट्स पास कराने के लिए कोस्टल गार्ड्स को काफ़ी घूस दिया करता था, पर ये लोग आज एक नया आइडिया लेकर आते हैं। ये लोग लगभग 3 टन नमक की पेटियाँ मंगवाते हैं और वो ड्रग्स के नीचे लपेट देते हैं और वो ड्रग पानी में डूब जाता है। पर 2-3 घंटों में नमक के घुलने के बाद वो ड्रग पानी में ऊपर आ जाता है और इस डील के बदले इनको 10% कमीशन दिया जाता है, जिससे ये लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। ये लोग इसी टाइम पर डिसाइड करते हैं कि ये सब अपनी कमाई का 50% हिस्सा इसी लॉकर में रखेंगे और फैट मो को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। दूसरी तरफ बक्सी इनकी इस हरकत पर पागल हो चुका होता है और वो इनके मिलते ही इन पर अटैक कर देता है। ये लोग बक्सी के हाथ में गन देखकर भागने लगते हैं और इनके भागते हुए बक्सी इनमें से सबसे छोटे टीम मेंबर डोमिनिक को शूट कर देता है, जो कि नूडल्स के हाथों में अपना दम तोड़ता है। बक्सी इसके बाद आगे बढ़ता है और दूसरे लोगों को भी जान से मारना चाहता है, पर इतनी देर में नूडल्स उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। नूडल्स ने यहाँ मौके पर पहुंचे 2 पुलिस वालों में से भी एक को घायल कर दिया होता है। नूडल्स को अपने इस जुर्म के लिए 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है और वो इसके बाद जेल चला जाता है। इसके बाद ये कहानी दोबारा 1968 में वापस आती है, जब बूढ़ा नूडल्स उस नई सेमेट्री में जाता है जहाँ उसके दोस्तों को रिलोकेट किया गया है। यहाँ पर नूडल्स को एक चाबी मिलती है और दीवार पर लिखा होता है कि ये जगह नूडल्स ने ही बनवाई है। नूडल्स ये देखकर थोड़ा हैरान होता है, पर वो उस चाबी को उठा लेता है। नूडल्स इसके बाद इस चाबी से वही रेलवे लॉकर ओपन करता है और उसमें उसको पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफ केस मिलता है। इन नोटों की गड्डियों पर एडवांस पेमेंट फॉर नेक्स्ट जॉब लिखा होता है और नूडल्स के समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस पेमेंट आखिर किस चीज़ का है। अब ये कहानी जाती है 1933 में, जब नूडल्स 12 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा हो गया है। नूडल्स के जेल से छूटने पर मैक्स उसको रिसीव करने आता है। अब तक मैक्स और बाकियों ने ड्रग तस्करी में अच्छा नाम कमा लिया होता है और ये अच्छे पैसे कमा चुके होते हैं, पर ये कभी भी नूडल्स को नहीं भूले थे और ये लोग नूडल्स को अपना बराबर का पार्टनर बनाते हैं। नूडल्स काफ़ी सालों बाद अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश होता है और इससे भी ज़्यादा खुश वो डेबरा से मिलकर होता है, जो कि आज उससे मिलने आई होती है। इसके बाद मैक्स नूडल्स को अपनी एक नई डील में शामिल करता है। ये नई डील सिंडिकेट गैंग की तरफ से आती है, जिसमें वो इन सबको जो नाम के आदमी से मिलवाते हैं, जो इन सबको एक डायमंड मर्चेंट पर हमला बोलकर डायमंड्स की चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसके बाद नूडल्स और पूरी टीम डायमंड मर्चेंट के यहाँ हमला कर देते हैं और उससे वो डायमंड्स चुरा लेते हैं, जो कि वो दूसरी कंट्री भेजने वाला होता है। यहाँ चोरी करते वक्त नूडल्स को एक कैरल नाम की लड़की मिलती है। दरअसल कैरल यहाँ पर काम करती है और उसी ने ही ये इन्फॉर्मेशन जॉ को दी होती है। नूडल कैरल के ऊपर गन रखता है तो कैरल उसको मारने के लिए उकसाती है और नूडल्स इसके बाद उसको दूसरे कमरे में ले जाता है और उसका रेप करता है। डायमंड्स की चोरी करने के बाद ये लोग जो और उसके साथियों को भी जान से मार देते हैं, क्योंकि सिंडिकेट नहीं चाहता था कि जो हेरा फेरी के धंधे में उसकी बराबरी पर आए और इन्होंने इसके लिए मैक्स और नूडल्स की टीम को काफ़ी अच्छे पैसे दिए होते हैं। पर इस बात से नूडल्स खुश नहीं होता है, क्योंकि नूडल्स किसी को भी अपना बॉस नहीं बनाना पसंद करता है। मैक्स आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना सही समझता है और सिंडिकेट गैंग के साथ मिल जाता है। इसके बाद सिंडिकेट गैंग नूडल्स और मैक्स की टीम को अमेरिकन टीमस्टर यूनियन के प्रेसिडेंट जिमी को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं और इसके बदले इन्हें काफ़ी सारे पैसे भी देते हैं। ये लोग जिमी की जान बचाते हैं और दूसरी गैंग के मेंबर्स को गोलियों से भून देते हैं, जिससे जिमी के थ्रू इनका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बन जाता है। पर नूडल्स अभी भी पॉलिटिक्स और सिंडिकेट से अलग रहना चाहता है। अब इसके कुछ टाइम बाद कैरल फैटमो के रेस्टोरेंट में आती है और ये चारों लोग उसको अंदर वाले कमरे से देखते हैं। इन चारों लोगों के साथ पैगी भी होती है और ये पैगी के थ्रू कैरल को अपने रूम में बुलवाते हैं। कैरल के आने पर ये सब उसके सामने रुमाल बांधकर खड़े हो जाते हैं और उसे पहचानने के लिए कहते हैं कि उस दिन उसके साथ कौन था।
कैरल को उस रेप से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि वो एक पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूट भी होती है और उसी ने एक तरीके से नूडल्स को हार्ड हिटिंग करने के लिए कहा था। कैरल सही पहचान नहीं कर पाती है और वो मैक्स को चुन लेती है, ये समझकर कि उस दिन उसके साथ मैक्स था। कैरल यहाँ पर मैक्स के साथ साथ नूडल्स के साथ भी सेक्स करना चाहती है, पर नूडल्स मना कर देता है और कहता है कि वो इस टाइप का इंसान नहीं है। नूडल्स इसके बाद डेबरा से मिलता है और उसको एक लैविश डेट पर लेकर जाता है। डेबरा बातों बातों में उसे बताती है कि कल वो अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए हॉलीवुड जा रही है। नूडल्स को उसकी ये बात पसंद नहीं आती है कि वो उसे रिजेक्ट करके अपना एक्टिंग करियर बनाने जा रही है और इसके बाद वापसी में कार में रोमांस करते वक्त नूडल्स उसका रेप कर देता है। नूडल्स को भी अपनी इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो करे तो करे क्या, अब ये हो चुका है। और इसके अगले दिन जब वो रेलवे स्टेशन पर डेबरा से मिलने जाता है तो डेबरा मुंह फेर कर वहाँ से चली जाती है। इसके काफ़ी दिनों बाद इनको एक पॉलिटिशियन मिलता है और वो इन सबको समझाता है कि प्रोहिबिशन लगभग ख़त्म ही होने वाला है और तुम लोग उसके बाद खाली घूमोगे, तो क्यों ना तुम लोग अपना सारा पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दो, मेरे पास बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। दरअसल 1920 से लेकर 1933 तक यूएस में प्रोहिबिशन एक्ट लगा होता है और यूएस में किसी भी तरह का नशा इलीगल होता है और अगर प्रोहिबिशन एक्ट हट जाएगा तो सारे के सारे ड्रग तस्करों का काम छिन जाएगा। मैक्स और बाकी बंदों को उस पॉलिटिशियन की बात समझ आती है, पर नूडल्स किसी भी पॉलिटिशियन पर भरोसा नहीं करना चाहता है और वो इन्वेस्टमेंट की जगह पैसे अपने पास ही रखना चाहता है। इस बात पर मैक्स और नूडल्स की थोड़ी अनबन होती है, पर यह बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके कुछ टाइम बाद नूडल्स अपनी एक नई गर्लफ्रेंड बना लेता है जिसका नाम ईव होता है और फ्लोरिडा में मैक्स के साथ वेकेशन पर होता है, जो कि कैरल के साथ होता है। नूडल्स न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता है कि सरकार ने प्रोहिबिशन एक्ट ख़त्म कर दिया है और ये बात मैक्स को बताता है। ये सुनते ही मैक्स का मूड अपसेट हो जाता है और वो यहाँ पर एक नया प्लान बनाता है। वो नूडल्स से उसके साथ यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में चोरी करने के प्लान में शामिल होने के लिए कहता है और कहता है कि ये उसका ड्रीम है। नूडल्स को ये प्लान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो इसके लिए मना कर देता है, जिससे मैक्स काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इसके बाद कैरल और नूडल्स की मुलाकात होती है। कैरल नूडल्स से कहती है कि मैक्स का ये प्लान एक तरीके से सुसाइड होगा। मैं नहीं चाहती कि मैक्स को पुलिस वाले गोली मार दें, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी जिससे वो मैक्स को बाकी टीम मेंबर्स को जान से ना मारकर बस थोड़ी बहुत सज़ा देकर छोड़ देंगे। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब ऑन डॉक्यूमेंट प्रोहिबिशन एक्ट पूरे यूएस से ख़त्म हो जाता है और ये सब मिलकर फैट मोक रेस्टोरेंट में इसका जश्न मना रहे होते हैं। तभी पार्टी के बीच में से नूडल्स ईव से मिलता है और उससे कहता है कि वो कुछ टाइम बाद उसे होटल के कमरे में मिलेगा और इसके बाद वो एक खाली रूम में जाता है और पुलिस को फ़ोन लगाकर मैक्स के प्लान की इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन फिर उसी वक्त मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के बीच एक नए प्लान को लेकर कुछ अनबन होती है, जिससे गुस्सा होकर मैक्स नूडल्स के सर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी दोबारा से बूढ़े नूडल्स पर आती है जो टीवी पर न्यूज़ में क्रिस्टोफर बेली के बारे में देखता है, क्योंकि इस टाइम यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी होता है और ये और कोई नहीं होता बल्कि मैक्स होता है। नूडल्स जो कि अब तक समझ रहा था कि मैक्स पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया, अब उसके कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है और इसके बाद जाकर वो कैरल से मिलता है जो कि बेली फाउंडेशन के पैसों से ही बनवाए वृद्धाश्रम में रह रही होती है। कैरल उसे बताती है कि तुमने जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब मैक्स का ही प्लान था और उसने ये पूरा ट्रैप बनाया था और उसने अपनी मौत का नाटक किया था। नूडल्स यहाँ पर इस वृद्धाश्रम के 15 साल पहले की ओपनिंग डे की तस्वीर देखता है जिसमें डेबरा गेस्ट के तौर पर आई होती है। वो कैरल से डेबरा के बारे में पूछता है, पर कैरल कहती है कि मुझे नहीं पता, पर शायद ये कोई एक्ट्रेस है। इसके बाद नूडल्स डेबरा को ढूंढ लेता है और उससे जाकर मिलता है। नूडल्स ये जानकर हैरान होता है कि डेबरा ने अभी तक शादी नहीं करी है, पर उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि डेबरा मैक्स के साथ हो चुकी है। नूडल्स उससे पूछता है कि वो क्रिस्टोफर बेली को कैसे जानती है और वो उससे ये भी कहता है कि कल उसने उसको पार्टी में बुलाया है। डेबरा नूडल्स को मना करती है कि कल वो पार्टी में ना जाए और क्रिस्टोफर बेली के साथ अपने रिलेशनशिप पर काफ़ी खामोश रहती है और कुछ भी नहीं बताती है। पर नूडल्स को यहाँ से जाते वक्त उसको डेबरा का बेटा डेविड दिखता है जो कि बिल्कुल यंग मैक्स की तरह दिखाई देता है और नूडल्स समझ जाता है कि डेबरा बिना शादी किए मैक्स के साथ रह रही है। नूडल्स इसके अगले दिन फाइनली उस पार्टी में जाता है और यहाँ पर नूडल्स और मैक्स यानी कि क्रिस्टोफर बेली की एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें मैक्स उसे बताता है कि कैसे उसने करप्ट पुलिस वाले और सिंडिकेट गैंग के साथ मिलकर अपने ही दोस्तों को मरवाया था और उस ब्रीफ केस का सारा पैसा निकालकर एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वो कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड डेबरा को मिस्ट्रेस बनाकर रखा और उसके पीछे सिंडिकेट गैंग को लगा दिया था, पर वो आज अपनी इन सारी हरकतों के लिए बहुत शर्मिंदा है
और नूडल्स से अपना हिसाब बराबर करना चाहता है। वो नूडल्स को गन देकर खुद को शूट करने के लिए कहता है। नूडल्स ये सब सुनने के बाद भी मैक्स पर गुस्सा नहीं होता है और वो मैक्स पर गोली चलाने से मना कर देता है। वो कहता है कि जिस मैक्स को मैं जानता था वो आज से 35 साल पहले ही मर चुका है और मैं ये नहीं कर सकता। इसके बाद नूडल्स यहाँ से चला जाता है, पर तभी रास्ते में एक शख्स उसके पीछे आता है और जहाँ तक ये मैक्स ही होता है, वो शख्स कूड़ा प्रोसेसिंग करने वाली मशीन में कूद जाता है जिसमें कि ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो गाड़ी वहाँ से चल निकलती है। पर इसके बाद वो शख्स दिखाई नहीं पड़ता है। अब इसके बाद सीन दोबारा 1933 में यंग नूडल्स पर शिफ्ट होता है, जब वो अपने दोस्तों के मरने के बाद चाइनीज़ थिएटर में गया था और अफीम लेकर हंसने लगता है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की एंडिंग को आप दो तरीक़ों से सोच सकते हैं। पहला ये कि नूडल्स के तीनों दोस्त पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे और नूडल्स को इस बात का अफसोस था कि उसने आखिर क्यों पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया था। हालांकि उसका मैक्स या दूसरे दोस्तों को मरवाने का इंटेंशन नहीं था और उसने ये पूरी कहानी बिल्ड करी है ताकि वो अपनी नज़र में अपने आप को सही कह सके। और दूसरी एंडिंग आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सब कुछ सच में हुआ है, पर नूडल्स ने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया है सब कुछ जानकर भी, क्योंकि वो अपने दोस्ती में लॉयल रहना चाहता है और इसीलिए वो मूवी के लास्ट में हंसता है। इस मूवी में दोस्तों के बीच पैदा होने वाली दरार को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और कैसे दोस्तों को उनकी दोस्ती बचाए रखने के लिए हमेशा लॉयल रहना चाहिए ये भी बताया गया है। और अगर वो धोखा देते हैं तो उनके मन में खुद के लिए कितनी नफरत पैदा हो जाती है, ये भी इस तरीके से मूवी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। वैसे तो इस मूवी में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, पर इसका मेन कैरेक्टर नूडल्स का है जिसको रॉबर्ट डी नीरो ने प्ले किया है। एक क्रिमिनल होकर भी हर सिचुएशन में दोस्तों के लिए कैसे लॉयल रहना चाहिए ये अच्छे तरीके से दिखाया गया है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के सारे सिचुएशंस और इमोशंस को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो हमारी लाइफ से रिलेटेबल है और वो बहुत ही बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।